मैंने अपना ओनली फैंस अकाउंट अपनी डिवोर्स फाइनलाइज होने के 4 महीने बाद बनाया था। मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे किसी और कम उम्र की लड़की के लिए छोड़ दिया था और जो सेटलमेंट मिली थी वो मुश्किल से मेरे कानूनी खर्चे निकल पाए। मैं 36 साल की थी, पार्ट टाइम रिटेल में काम कर रही थी और उन बिलों को घूर रही थी जिन्हें भरने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी एक दोस्त ने मजाक मजाक में ओनली फैंस का जिक्र किया। घर पहुंचने तक मैंने अकाउंट बना लिया था। शुरू में ये जानकर बहुत ताकत महसूस हुई कि लोग आज भी मुझे खूबसूरत समझते हैं और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए पैसे देते थे। उस वैलिडेशन ने उस खाली जगह को भर दिया जो डिवोर्स ने पैदा कर दी थी, और उस कमाई का मतलब था कि मैं अपना अपार्टमेंट रख सकती थी और रातों को जागकर ये हिसाब नहीं लगाना पड़ता था कि पहले कौन सा बिल भरूं। मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स हार्मलेस नहीं लग रहे थे कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन है। उनमें से एक था वॉचर 67। उसका पहला मैसेज एक थर्सडे की देर रात मिड फरवरी में आया। मैं अपने बेडरूम में लाइव स्ट्रीम खत्म कर रही थी, तभी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि मुझे अपने पर्दे बंद कर लेने चाहिए कि मेरे कमरे को सड़क से साफ देखा जा सकता है। मैंने ऊपर अपने खिड़की की तरफ देखा। पर्दे पूरी तरह खुले थे और मैं अंधेरे कांच में अपनी परछाई देख सकती थी। मैं उठी और उन्हें जोर से खींचकर बंद किया, इतनी जोर से कि रोड दीवार से निकलने ही वाली थी। उस कमेंट ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं अपना फोन घूर रही थी, ये तय करने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये कोई लकी गेस था या कुछ बुरा। शायद उसने वीडियो बैकग्राउंड में मेरा एड्रेस देख लिया हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये कुछ नहीं है और हर लाइट बंद करके सो गई। नीचे कांच टूटने की आवाज ने मुझे झटके से जगा दिया। मेरे बेड के पास रखी डिजिटल घड़ी में 2 बजे AM हो रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरा दिल उससे पहले ही जोर जोर से धड़क रहा था, जब तक कि मेरे दिमाग ने पूरी तरह प्रोसेस किया कि मैंने क्या सुना। घर में सन्नाटा था। मैं इंतजार करती रही, अपनी सांसें रोके हुए। फिर मैंने खामोशी में गूंजती हुई कदमों की आहट सुनी। मेरी सांस अटक गई। कोई अंदर घुस आया था। मैंने अपना फोन ढूंढा पर अंधेरे में नहीं मिला। मैंने दरवाजे की तरफ भागने का सोचा, पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ियां से गुजरना पड़ता। तो मैंने वही किया जो मैं सोच सकती थी। मैं अपनी अलमारी में घुस गई, दरवाजा बंद किया और कपड़ों के पीछे कोने में बैठ गई। कदमों की आहट पहली मंजिल से होती हुई आई। मैं उन्हें फर्श की चीखती हुई आवाजों से ट्रैक कर सकती थी। हर कदम धीमा और नापा हुआ था। जैसे जैसे भी ये था, उसके पास दुनिया का सारा वक्त था। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। मेरा बेडरूम का दरवाजा खुला था। मैंने कदमों को थ्रेशोल्ड पर आते और रुकते सुना। वो मेरे कमरे में था, शायद 5 फुट की दूरी पर। छुपने से तुम नहीं बचोगी स्वीटहार्ट। मैं क्लोजेट के दरवाजे के नीचे फ्लैशलाइट या फोन की रोशनी को आते हुए देख सकती थी। 4 मिनट बीत गए। फिर वो क्लोजेट के दरवाजे के बाहर रुक गया। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ऊपर वाला से बचाने की भीख मांग रही थी। हैंडल घूमा और दरवाजा खुल गया। मैं बिना आवाज किए रो रही थी। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यकीन था कि यही अंत है। यही था वो तरीका जिससे मैं मरती, अपने क्लोजेट में 35 साल की उम्र में, क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट और अकेली थी कि साफ सोच नहीं पाई कि खुद को ऑनलाइन डालने की कीमत क्या हो सकती है। रोशनी अंदर फैल गई। मैंने अपनी पलकों के बीच से झांक कर देखा और उसकी परछाई को वहां खड़े हुए देखा। ऐसे हाँफ रहा था जैसे वो भाग कर आया हो। हालांकि मैं जानती थी कि वो भागा नहीं था। प्लीज प्लीज, मेरा दिमाग बस यही चांट कर रहा था। अचानक उसने एक कदम पीछे लिया, अपना सर हिलाया। नहीं, आज नहीं। उसके बाद मैंने उसके कदमों को अपने बेडरूम से वापस हॉल में और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुना। पिछला दरवाजा खुला और फिर जोर से बंद हो गया। जब मैं आखिरकार बाहर निकली, मैंने 911 कॉल किया। मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि मुझे 4 बार डायल करना पड़ा। पुलिस को किचन में टूटी हुई खिड़की मिली जहां से वो घुसा था। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया और घर की तलाशी ली, पर उम्मीद के मुताबिक
कुछ नहीं मिला। एक ऑफिसर ने पूछा कि क्या मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जो मुझे डराना चाहता हो। मैंने नहीं कहा। मैंने ओनली फैंस अकाउंट का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं उस नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो मुझे पता था कि मुझे मिलेगी। मैंने उस रात अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, 2 सूटकेस पैक किए और अगली सुबह वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। मैं 2 हफ्ते तक एक दोस्त के काउच पर रही, उससे पहले कि मैं 2 घंटे दूर एक ऐसे टाउन में शिफ्ट हो गई जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे टेबल वेट करने की नौकरी मिल गई जहां मैं अपनी पीठ दीवार से लगा कर रख सकती थी और हर उस इंसान को देख सकती थी जो अंदर आता था। कई साल बीत गए हैं, लेकिन कभी कभी रात में मैं अभी भी सोच कर जाग जाती हूं कि उसने क्या कहा था, क्योंकि मेरे अंदर का एक छोटा हिस्सा जानता है कि वो अभी भी बाहर है, उस सही दिन का इंतजार कर रहा है ये कहने के लिए, हाँ आज। मैं अगस्त में एक थर्सडे की रात को लिली रोज के ओनली फैंस को सब्सक्राइब किया जब मैं अपने फीड को स्क्रॉल कर रहा था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैं 32 साल का था, अकेले रहता था और एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। उसके प्रोफाइल ने कहा कि वो एक मॉडल है जो इसी शहर में रहती है। हमने 1 हफ्ते बाद बात करना शुरू किया। लिली रोज मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। दूसरे हफ्ते तक मैं लगातार अपना फोन चेक कर रहा था, उसका नाम आने का इंतजार कर रहा था। करीब 1 महीने बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसने कहा कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट फिल्म करना चाहती थी जिस पर वो भरोसा करती हो। मेरे दिमाग के हर तर्क संगत ने मुझे मना करने के लिए कहा। वो अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं उसे शायद ही जानता था। फिर भी मैं अकेला था और लिली रोज ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं दिख रहा हूं जैसे किसी ने लंबे समय से नहीं मिला था। तो मैं चला गया। घर एक साधारण 1 मंजिला इमारत थी जिसमें हल्के नीले रंग की साइडिंग और एक छोटा पोर्च था जो गमलों में लगे पौधों से सजा हुआ था। मैंने घंटी बजाई और उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। सोहेल, ओह माय गॉड, प्लीज प्लीज अंदर आ जाओ। वो खिलखिला कर हंसी, अपने कान के पीछे एक बिगड़ा हुआ बाल दबाते हुए। मैंने उसे एक अजीब मुस्कुराहट दी। अचानक हाइपर अवेयर हो गया कि वो कितनी सुंदर थी। वो मुझसे कम से कम 1 साल छोटी होनी चाहिए थी। अंदर लिविंग रूम साफ और कम साफ सामान वाला था। हम बैठे और कुछ देर तक बात की। उस पूरे समय मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। करीब 8 मिनट बाद वो खड़ी हो गई, इस तरफ। मैंने उसके पीछे हॉलवे से उस तरफ गया जिसे मैं उसका बेडरूम मान रहा था। हम बंद दरवाजे से बस कुछ ही फीट दूर थे जब मेरे पीछे जोर से कदमों की आहट हुई। मैंने मुड़कर एक बूढ़ी औरत को किचन के दरवाजे पर खड़े देखा। वो दुबली और हल्की झुकी हुई थी। उसका झुर्रीदार चेहरा लिली रोज से मिलता जुलता था अगर वह बूढ़ी होती, और उसके सफेद बाल एक टाइट बन में पीछे खिंचे हुए थे। सोहेल, वो सूजन है, मेरी माँ, लिली रोज ने बदबलाया। पहले वाली सारी सॉफ्टनेस और सॉफ्ट वर्म गायब हो चुकी थी। हेल्प! इससे पहले कि मैं पूरा कर पाता, पीछे से मेरे चेहरे पर एक कपड़ा आ गया। वो गीला था और एक तेज केमिकल की बदबू आ रही थी जिसने मेरे गले को जला दिया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो हॉलवे में खड़ी एक ब्लैंक फेस्ड लिली रोज थी जो मुझे गिरते हुए देख रही थी। मैं इतनी तेज लाइट के नीचे एक कुर्सी से बंधा हुआ उठा कि मेरी आंखों से पानी निकल आया। मेरा सर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बीच से काट दिया गया हो। मैंने आसपास देखा और महसूस किया कि हम एक अधूरे बेसमेंट में थे जहां मेरे चारों तरफ कैमरे ट्राइपॉड लगे हुए था। सूजन मेरे सामने खड़ी थी, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं फर्नीचर का कोई टुकड़ा हूं। लिली रोज कैमरास में से एक के पीछे थी और तय नंबर्स और दूसरी चीजों के बारे में बात कर रही थी जब उन्होंने एंगल्स एडजस्ट किए। He's up! He's up! लिली रोज खिलखिलाकर हंसी। सूजन ने उधर देखा और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे बीमार कर दिया। मैंने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सिर्फ एक सांस निकली। रिलैक्स सोहेल, हम इसे जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे लिए वो ज्यादा पैसे देते हैं
उसने एक छोटा ब्लेड निकाला और उसे हल्का सा मेरे फोर आर्म पर दबाया। कैमरा की तरफ रो। वो खिलखिलाकर हंसी, ब्लेड को मेरी स्किन पर चलाते हुए। खून निकल आया और मेरी एल्बो से नीचे बहने लगा। मैं चिल्लाना और हटाने की कोशिश किया। कुर्सी नीचे गिर गई और मैं कंक्रीट फर्श पर इतनी जोर से गिरा लगा मुझे मेरा सिर फट गया। सुसान ने आह भरी, जैसे मैंने उसे परेशान किया हो, और लिली रोज को इशारा किया। उसने कैमरा रखा और पास आ गई। उन्होंने मुझे और कुर्सी को सीधा खड़ा किया। ऐसा मत करो, सुसान ने कहा। मुझे मेरे चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि मेरे कान बजने लगा। सोहेल, हमें तुम्हें होश में चाहिए। उन्होंने टॉर्चर को घंटों तक रिकॉर्ड किया, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लिली रोज की मां ने मुझे मेरे हाथों, कंधों और कॉलर बोन पर छोटी छोटी जगहों पर काटा। ये जानलेवा नहीं था, लेकिन इतना था कि मैं खून निकलने के बाद भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं। सारे समय लिली रोज ये सब रिकॉर्ड करती रही। किसी पॉइंट पर मैं चिल्लाना बंद कर दिया और बस वहां बैठा रहा, सुन, ये यकीन करते हुए कि मौत बस कुछ घंटे दूर है। बस जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, ऊपर कहीं से जोर जोर से बैंगिंग की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड बाद बेसमेंट का दरवाजा खुल गया और ऑफिसर्स अपनी बंदूकें निकालकर सीढ़ियों पर आ गए, कमांड्स चिल्लाते हुए। मां ने नजदीकी कैमरे के लिए लूंगा, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। लिली रोज बस वहां सुन्न खड़ी रही, अभी भी कैमरा पकड़े हुए। किसी ने मेरे कलाई और टखनों के आसपास जिप टाई काट दी और एक ईएमटी ने मेरे हाथ के आसपास कुछ लपेट दिया। ऑफिसर्स में से एक मुझसे बात कर रहा था, लेकिन मैं अपने कानों में रिंगिंग की आवाज के कारण उसे सुन नहीं पा रहा था। बाद में अस्पताल में एक जासूस ने मुझे बताया कि उनकी पड़ोसन में से एक ने उन औरतों की रिपोर्ट की थी जब उन्होंने देखा कि मर्द उस घर में जा रहे हैं पर कभी बाहर नहीं आ रहे। सर्च वारंट मिलने से पहले उन्होंने 2 हफ्ते तक नजर रखी थी। तलाश में और कैमरे मिले, हार्ड ड्राइव जो कंटेंट से भरी थी, जिसके बारे में मुझे बताया गया कि मैं देखना नहीं चाहता। बेसमेंट के फर्श में डिस्टर्ब्ड कंक्रीट का एक हिस्सा मिला। जब उन्होंने उसे खोदा, उन्हें इंसानी अवशेष मिले। सूजन और लिली रोज को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल 5 महीने तक चला। मैंने 2 बार गवा दिया और फुटेज के कुछ हिस्से देखने पड़े। मां को बिना दिक्कत के उम्र कैद मिल गई, जबकि लिली रोज को 25 साल मिले। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो अपनी मां द्वारा 16 साल की उम्र से मजबूर की गई थी, लेकिन मैं उसके लिए बुरा महसूस नहीं कर रहा था। मैं अब 35 साल का हूँ, निशान धुंधले हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी उन्हें देख सकता हूँ। मैं एक अलग शहर में चला गया, हफ्ते में 2 बार थेरेपी शुरू की और हर सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। फिर भी कुछ भी मुझे मेरे दिमाग में बार बार चल रहे उस हॉरर को जीने से नहीं रोक पाता। हर बार मेरी कल्पना इसे और बुरा बना देती है। मैंने अपना ओनली फैंस अकाउंट मार्च में शुरू किया, जब मेरे घर खाली करने का नोटिस चिपका दिया। मैं 27 साल की थी, 2 पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी, जिससे मुश्किल से खाने का खर्चा निकल पा रहा था, और मैं कार एक्सीडेंट के मेडिकल बिल्स के बोझ तले दबी थी, जिसे मेरा इंश्योरेंस कवर करने से माना कर रहा था। ये अकाउंट मेरे लिए आखिरी सहारा जैसा था। शुरुआत में रिक्वेस्ट नॉर्मल थी। लोग कस्टम वीडियो, वॉइस मैसेज और छोटी मोटी चुनौतियां देते थे, और अगर मैं मान जाती तो 50, शायद $100 टिप दे देते थे। एक रात एक नया यूजर नेम @PatronSend मेरे नोटिफिकेशन में चमका। उस लड़के ने मुझे $2000 टिप दिया और हेलो तक बोलने की जहमत नहीं उठाई। मैं 5 मिनट तक उस नोटिफिकेशन को घूर रही थी, यह सोचते हुए कि क्या यह कोई मजाक है। उससे पहले कि मैंने उसे मैसेज करके पूछा कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है, उसने अगले दिन जवाब दिया कि वह मुझे तभी बताएगा कि उसे क्या चाहिए जब मैं यह साबित कर दूं कि मैं अपने फॉलोअर्स के लिए डेडिकेटेड हूं और अपने काम को लेकर सीरियस हूं। मैंने पूछा कि क्या करने से दिखेगा कि मैं डेडिकेटेड और सीरियस हूं। उसने मुझे 36 घंटे तक जागने और उसका लाइव स्ट्रीम करने की चुनौती दी। मैंने गूगल पर सर्च किया कि क्या यह मुमकिन है और चुनौती स्वीकार कर ली। मैंने तब तक एनर्जी ड्रिंक्स पी जब तक मेरे हाथ कांपने नहीं लगे, और मैं कैमरे से बात करती रही जब तक मेरी आंखें जलने नहीं लगी। जब ये खत्म हुआ, उसने मेरी हिम्मत की तारीफ की और बोनस के तौर पर 1000 और भेज दिए। उसे सच में पसंद आया कि मैं कितनी बहादुर हूँ।
अगर मैं करती तो उसने मुझे $5000 देने का वादा किया ताकि मैं पूरी रात नंगे पैर बाहर खड़ी रहूं। तो मैंने इंतजाम किया और आधे रात से सुबह 5 बजे तक बालकनी पर खड़ी रही, जब तक मुझे अपने पैर महसूस होने बंद नहीं हो गए। उसने पैसे तुरंत भेज दिए और पूछा कि क्या ये फायदेमंद था। मैंने कहा हाँ, जबकि असल में मैं कुछ दिन तक सीधे खड़ी होने के लायक नहीं थी। लेकिन पत्रोसैंट मेरे बाकी सभी सब्सक्राइबर्स से मिलाकर ज्यादा टिप दे रहा था और मुझे सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत थी। 2 हफ्ते बाद उसने सबसे बड़ा ऑफर भेजा। वो मुझे $15,000 देता अगर मैं कैमरा पर अपना एक दांत तोड़ लेती। मैंने उस मैसेज को 2 बार पढ़ा, उससे पहले कि मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया। उन 3 दिनों में मेरे लैंडलॉर्ड ने ओवरड्यू रेंट के लिए 2 बार कॉल किया। जब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ $47 थे, मेरे पास हफ्ते पहले ही ऑप्शंस खत्म हो गए। बस यही एक उपाय बचा था। मैंने अपने फोन को बाथरूम में सेट किया और सिंक के नीचे एक मेटल व्रेंच ढूंढा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने व्रेंच को अपने पिछले बाएं दांत पर रखा और खुद से ऐसा करने की कोशिश की। मैंने 3 बार कोशिश की पर नहीं कर सकी। फिर मैंने एविक्शन नोटिस, मेडिकल बिल्स और इस बात के बारे में सोचा कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से काट लिया। वो क्रैक की आवाज मेरी सुनी हुई सबसे बुरी आवाज थी। मैंने उसे अपनी सिर में महसूस किया। दर्द आधे सेकंड बाद आया और मेरे मुंह से खून आ रहा था और विजन ब्लैक हो रहा था। मैं चिल्ला रही थी पर कानों में गूंजते शोर की वजह से मुझे अपनी ही चीख नहीं सुनाई दे रही थी। जब मुझे थोड़ा होश आया, मैंने खून से लटपट हाथों से अपना फोन पकड़ा। मैंने उसे वीडियो भेज दिया और कुछ ही मिनट में पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने अगले 2 हफ्ते रिकवर होते हुए बिताए और वो मेरी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन थे। कुछ रातें मैं करवट बदलती रहती, नींद से मुझे अपने कब्जे में लेने की भीख मांगती और हर बार जब मैं अपनी जीभ दांतों के बीच के उस गैप पर फेरती तो वो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन मैंने रेंट भर दिया था, राशन खरीद लिया था और कुछ मेडिकल बिल्स चुका दिए थे। मैं खुद को कह रही थी कि यह फायदेमंद था, जब तक एक रात मैं अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट देख रही थी और पेट्रन के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया। मैंने हमारी पूरी बातचीत हिस्ट्री स्क्रॉल की और महसूस किया कि उसने मुझे कभी पहले मैसेज नहीं किया, एक बार भी नहीं। हमारी हर एक बात मेरे द्वारा शुरू की गई थी। मेरा पेट अंदर को चला गया। मैंने पेमेंट डिटेल्स चेक की और रियलाइज किया कि सारी टिप्स एक ही प्रीपेड डेबिट कार्ड से आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल के कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स याद आए। ये डैनियल था, वही लड़का जिसने हम जब साथ थे तब मुझे ओनली फैंस शुरू न करने की भीख मांगी थी। मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि वो एक डेंटल असिस्टेंट के रूप में काम करता है और उसके पास मेरे अपार्टमेंट की चाबियां अब भी हैं जब हम डेट करते थे। मैं उस आखिरी मैसेज पर वापस गई जो उसने दांत वाले वीडियो के बाद भेजा था। उसने लिखा था, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम टूट चुकी हो। मैंने तुरंत अपना ओनली फैंस अकाउंट डिलीट कर दिया, जॉब छोड़ दी और अपार्टमेंट बदल लिया। मैंने दांत ठीक करने का भी तरीका ढूंढ लिया। कागज पर मैंने नई शुरुआत की। लेकिन डैनियल आज भी मेरे बाथरूम मिरर में दिखता है। हर बार जब मैं ब्रश करती हूँ या मिरर में खुद को देखती हूँ, ये मुझे खुद से दोबारा नफरत करने पर मजबूर कर देता है। मुझे इस जहरीले सच का सामना करने में महीनों लग गए कि जिस आदमी को कभी मैं प्यार और ट्रस्ट करती थी, वो सिर्फ उसने मुझे खुद को बर्बाद करते देखने के लिए पैसे दिए। लेकिन जिस चीज ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, ये रियलाइज करना था कि उसे ये करने के लिए अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं थी। मेरी अपनी मजबूरी और नादानी ही काफी थी काम पूरा करने के लिए।